जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि हम लोग न्यूमेरिकल साइंस को भी बहुत ही जल्द कंटिन्यू करेंगे, तो मेरे मित्र बिल्कुल आज से हम लोग अपने न्यूमेरिकल सीरीज का श्री गणेश करेंगे। ध्यान में रखिएगा, हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिससे भी न्यूमेरिकल बन पड़ते हैं उन सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और मेरे मित्र, जो हम लोग का न्यूमेरिकल सीखने का तरीका होगा वो क्या होगा, तो पहले हम लोग जिस किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की सोचेंगे उससे संबंधित पहले फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाए। और ऐसे भी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आपके रेलवे एग्जाम में, चाहे हम एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, जेई की बात करें, जिसमें प्रमुखता से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वे सभी क्वेश्चन कैसे होते हैं सर, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उसका अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो मेरे मित्र आप उस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और मेरे मित्र देखते हैं कि मोशन एंड टाइम न्यूमेरिकल में हम लोग क्या कुछ नया सीख पाते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स से। और जैसा कि मेरे मित्र आप सबों को थंबनेल पे पता चल गया होगा कि जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, आप कहेंगे सर मोशन यानी कि गति। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मोशन से संबंधित पहले हम लोग क्या करेंगे सर, पहले हम लोग महत्वपूर्ण फॉर्मूला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, महत्वपूर्ण फॉर्मूला की बात करेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि मोशन एंड टाइम की बात करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, गति एवं समय। क्या कहते हैं, गति एवं समय कहते हैं। और साथ ही साथ मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि गति एवं समय जो फिजिक्स का आपका चैप्टर है उसमें बेसिकली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ही किसी सड़क पे चल रहे हैं तो सर इस सड़क की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। आप कहेंगे सर वो लंबाई नहीं, उस सर हमारे द्वारा तय की गई दूरी होगी। अच्छा मेरे मित्र, इस दूरी को कवर करने में आपको कुछ ना कुछ समय भी लगेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल समय भी लगेगा। अच्छा, जब आप इस दूरी को कवर कर रहे होंगे तो आपकी कुछ ना कुछ चाल भी होगी। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे मित्र, जब आप एक निश्चित दिशा में दूरी को कवर कर रहे होंगे तो आप कहेंगे सर वो चाल नहीं, वो हमारी वेग भी होगी। साथ ही मेरे मित्र जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर विस्थापन भी होगी। और साथ ही मेरे मित्र इसी में अगर हम औसत लगा दें तो आप कहेंगे सर औसत चाल भी हो सकता है। और इसी में अगर हम औसत लगा दें तो आप कहेंगे सर औसत वेग भी हो सकता है, साथ में आपका त्वरण भी हो सकता है। तो मोशन एंड टाइम से संबंधित जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं वो बेसिकली या तो आपको डिस्टेंस से संबंधित देखने को मिलता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट से संबंधित, या फिर स्पीड से संबंधित, या फिर वेलोसिटी से संबंधित। अब वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग त्वरण के रूप में जानते हैं। और साथ ही साथ औसत चाल और औसत वेग से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सवाल यह है कि गुरुजी इस मोशन एंड टाइम चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूला को ध्यान में रखना चाहिए, तो ध्यान में रखिएगा अगर हम लोग मोशन एंड टाइम से संबंधित चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पहला फॉर्मूला जो आप सबों को याद रहना चाहिए वो क्या है, तो सर चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, जिसको हम लोग शॉर्ट में d/t के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि चूंकि आप सभी कह रहे हैं कि गुरुजी स्पीड जो है वो डिस्टेंस बटा टाइम होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। स्पीड जो है वो डिस्टेंस के क्या होगी, आप कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और मेरे मित्र आप सभी कहिएगा कि गुरुजी अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो हमें स्पीड क्या कहेंगे सर, कम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली क्या होती है सर, तो आप कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सभी कहेंगे कि गुरुजी टाइम बढ़ेगा तो जो चाल है वो क्या होगा, घट जाएगा, और अगर टाइम कमेगा तो चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि चूंकि चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर स्पीड इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, सो वी कैन से दैट कि सर स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा सर, समय के। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि चूंकि जब आप s इक्वल टू d/t कह रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम कह रहे हो, तो मेरे मित्र आप d इक्वल टू s इंटू टी भी कह सकते हो, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम भी कह सकते हो। और साथ ही साथ
टाइम इक्वल टू क्या कह सकते हो, आप कहेंगे सर डिस्टेंस बटा स्पीड भी कह सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको चाल इक्वल टू दूरी बटा समय मालूम है और आपके किसी भी क्वेश्चन में सर इस तीनों में से कोई भी दो भौतिक राशि दी हुई है तो एक को आप आसानी से निकाल लेंगे। स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस बटा टाइम कह देना, और डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड इंटू टाइम कह देना, और अगर टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस बटा स्पीड कह देना। आप कहेंगे चलो सर ये क्लियर हो गई बातें। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, जब चाल की आप बात करते हैं तो यहीं पे एक और टर्म आता है औसत चाल, जिसको बेसिकली हम VAB से रिप्रेजेंट करते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा ये क्या होता है सर, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। क्या होता है सर, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मूला तो सभी मित्रों को याद रहता है, लेकिन कभी कभी आपको औसत चाल के इस दो कंडीशन से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। क्या, ध्यान में रखिएगा कि औसत चाल के लिए जो हमारा दो केस होता है उसमें पहला केस क्या है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करती है। मान लीजिए कि भिन्न भिन्न चाल की बात की जा रही है, तो एक स्पीड हमारा V1 है और दूसरा हमारा क्या है V2 है, और अगर कोई वस्तु V1 और V2 चाल से समान दूरी तय करती है तो मेरे मित्र उसका जो औसत चाल होगा वो किसके बराबर होगा, 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2 के बराबर होगा। और मेरे मित्र ये जो चाल है, ये चाल जो है उसका ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, आप कहेंगे सर हरात्मक माध्य है, यानी कि हार्मोनिक मीन है। क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे यह सवाल पूछ लिया जाता है कि कोई वस्तु V1 और V2 चाल से D डिस्टेंस को कवर कर रहा है या समान दूरी को कवर कर रहा है, तो उसकी औसत चाल चालों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगी, चालों के सर हार्मोनिक मीन के बराबर होगी, अर्थमेटिक और हार्मोनिक दोनों के बराबर होगी, नन ऑफ दिस। आप कहेंगे सर जब भिन्न भिन्न चाल से वस्तु समान दूरी तय करे तब जो उसकी औसत चाल होगी वो क्या होगी, हार्मोनिक मीन के बराबर होगी। साथ ही मेरे मित्र दूसरे केस में याद रखिएगा कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से, मतलब फिर से मेरे मित्र यहां पे मिल मिल लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से यानी कि फिर से V1 और V2 स्पीड से क्या करे सर, समान समय तक चले, यहां पे समान दूरी तक चल रही थी, यहां पे समान समय तक चले, तो औसत चाल क्या होगा, V1 प्लस V2 बटा 2 होगा। और मेरे मित्र ये V1 प्लस V2 बटा 2 क्या है, तो आप सभी याद रखना अर्थमेटिक मीन है। क्या है चिला, अर्थमेटिक मीन है। तो अगर आपसे सवाल करा जाए कि कोई वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान समय तक चल रही है तो उसकी औसत चाल आप कहेंगे अर्थमेटिक मीन के बराबर होगी, किसके, चालों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगी। और अगर भिन्न भिन्न चाल से चल रही है और समान दूरी तय करती है तब जो उसकी चाल होगी वो किसके बराबर होगी, हार्मोनिक मीन के बराबर होगी। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे अगर हम लोग विस्थापन की बात करेंगे तो बेसिकली इसको हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और X से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है फॉर्मूला, XF माइनस XI, XF माइनस XI। मेरे मित्र ये XF जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग अंतिम स्थिति क्या कहते हैं, अंतिम स्थिति कहते हैं। और जो XI है ये क्या है, ध्यान में रखिएगा, प्रारंभिक स्थिति है। क्या है, प्रारंभिक स्थिति है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, अगर हम वेग की बात करेंगे तो क्या कहेंगे सर, विस्थापन बटा समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब ध्यान रखेंगे कि हम औसत वेग की भी बात करेंगे तो कहेंगे सर कुल विस्थापन बटा समय। लेकिन यहां पे स्टार मार्क देकर के आप सभी इस चीज को नोट रखना, जब आपके क्वेश्चन में सर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हुआ रहे और फिर अब से औसत वेग की चर्चा करी जाए तो आप कहेंगे सर जो औसत वेग होगा वो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 होगा। तो मेरे मित्र आप सभी इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखिएगा कि जब सीधे कहा जाए क्वेश्चन में कि किसी वस्तु के द्वारा इतना विस्थापन कवर किया जाता है और उसमें इतना समय लगता है, औसत वेग होगा तो कुल विस्थापन बटा समय। किसी वस्तु का प्रारंभिक चाल ये है और अंतिम चाल ये है तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो आप कहेंगे u प्लस v बटा 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर हम त्वरण की बात करेंगे तो v माइनस यू बटा 2। मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो v है इसको हम लोग अंतिम वेग के रूप में देखते हैं, v को अंतिम वेग के रूप में देखते हैं, और साथ ही साथ u को हम लोग किस रूप में देखते हैं, आप सभी ध्यान में रखना, प्रारंभिक वेग के रूप में देखते हैं। किस रूप में, प्रारंभिक वेग के रूप में देखते हैं। तो मेरे मित्र त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा टी। क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा टी, या इसी को हम लोग dv बटा dt भी कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे यहां पे स्टार मार्क देकर के मैं लिख रहा हूं कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। और मेरे मित्र जो मंदन निकालने का फॉर्मूला है
वो सेम है आपका, बस फर्क किस बात का है, तो फर्क इस बात का है कि क्वेश्चन के वक्त आपको यह ध्यान देना होता है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या है। बाद बाकी अगर हम मंदन की बात करेंगे तो आप सीधे -a लिख देंगे मेरे मित्र, हम उसको सही करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो क्या होगा, आप कहेंगे सर उन्होंने ठीक से इस चीज को देखा नहीं है, तो क्या कहिएगा कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाएगा। चूंकि त्वरण का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि त्वरण जो है वो हमारा क्या है, ऋणात्मक है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। आगे मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, जब आप इस दोनों ही फॉर्मूला मतलब औसत वेग, औसत चाल, त्वरण, विस्थापन, इन सभी का फॉर्मूला आपके माइंड में सेट है, तो मेरे मित्र आपको एक समान त्वरित गति के लिए कुछ समीकरण याद रखने होते हैं जिसको हम लोग गति का समीकरण कहते हैं, और इसी को हम लोग इंग्लिश में इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया था, सर गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। यहां पे समीर लिखा गया है मेरे मित्र, ये क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, ये समीकरण होगा। क्या होगा, ये समीकरण होगा। और ध्यान में रखिएगा कि जो गति का प्रथम समीकरण है वो क्या है, आप सभी कहेंगे सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है सर, गति का प्रथम समीकरण, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर गति के द्वितीय समीकरण की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना, क्या होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरे समीकरण की बात की जाएगी तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। मेरे मित्र यहां आप सभी ध्यान में रखना, यहां आप सभी ध्यान में रखना, यहां आपका जो S है वो किसको बताएगा, सर स्थिति, या फिर हम कह सकते हैं विस्थापन, या फिर हम क्या कह सकते हैं सर जी दूरी को बताएगा। और मेरे मित्र जो U है ये क्या बताएगा, प्रारंभिक वेग को बताएगा। किसको बताएगा, प्रारंभिक वेग को बताएगा। और जो मेरे मित्र V है ये किसको बताएगा, अंतिम वेग को बताएगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा जो T है ये समय को बताएगा, और साथ ही A जो है वो किसको बताएगा, आप कहेंगे त्वरण को बताएगा। तो परेशान मत होना कि गुरुजी ये V क्या है, U क्या है, आप सभी कहेंगे सर S जो है वो स्थिति, विस्थापन या दूरी है, U प्रारंभिक वेग, V हमारा अंतिम वेग, T समय, और A क्या है हमारा त्वरण। तो हम लोग प्रथम समीकरण V इक्वल टू यू प्लस ए टी कहते हैं, द्वितीय समीकरण S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहते हैं, और तृतीय समीकरण V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कहते हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए कि वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी होगी तो आप कहेंगे सर Sn इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूला में आपका कोई सर कह सकते हो डिफरेंसेस नहीं है। आप कहेंगे चलो सर ये हो गया हमारा। ध्यान दीजिएगा कि ये nवें सेकंड में क्वेश्चन कैसे रहेगा, आपसे पूछ देगा कि किसी वस्तु द्वारा चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, तो आप वहां पे चौथे सेकंड को क्या मानेंगे सर, n मानेंगे, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस एक स्पेशल हिंट ध्यान में रखिएगा, स्पेशल हिंट ध्यान में रखिएगा, आप सभी स्पेशल हिंट ध्यान में रखिएगा कि अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो, प्रारंभिक वेग क्या होगा, आप कहेंगे सर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय u। तो अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू क्या हो, 0, तो ध्यान में रखेंगे कि गति के जितने समीकरण आप देख रहे हैं, गति के जितने समीकरण देख रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सबके जगह पे अगर 0 हो जाएगा तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी v इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो u के जगह 0 होगा, तो हम कहेंगे कि सर जो फर्स्ट इक्वेशन है, गति का जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हमारा प्रारंभिक वेग 0 है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ए टी। का है तो चला v इक्वल टू 0 प्लस ए टी, कहिएगा v इक्वल टू 80 होगा सर। अब चला सी अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना, अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो u के जगह 0 रखोगे और 0 और t को गुना करोगे, आप कहोगे 0 हो जाएगा। तो मेरे मित्र सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा कि चूंकि थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो यू स्क्वायर का आप स्क्वायर करके क्या कर लीजिएगा, जब u का वैल्यू 0 है तो आप कहेंगे 0 मिलेगा। तो तीसरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा सर, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, कब, तो सर जब प्रारंभिक वेग क्या हो, 0 हो। और साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कह रहे हैं, तो मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में अगर हम क्या करें सर, यू स्क्वायर को इधर ले आए तो हम सभी ये भी कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2as हो जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as हो जाएगा। तो मोशन एंड टाइम से संबंधित जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे तो मेरे मित्र ये सभी फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो मेरे मित्र इस सेशन से आपको ये सभी फॉर्मूला मिल जाएंगे, ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपके पास अवेलेबल होगा। बस अब आपको ख्याल क्या रखना है कि सर इन सभी फॉर्मूला का हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे क्वेश्चन पे। तो मेरे मित्र आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सर क्वेश्चन की। और ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने बड़ा ही सरल है। कहा जा रहा है कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, गति ज्ञात कीजिए। ध्यान में रखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजी हो टफ हो कुछ भी हो, बनाने का नियम क्या है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उस डाटा को आप फाइंड आउट करो और फिर जो आपसे पूछा जा रहा है उसको लिखो और जो फॉर्मूला लगेगा वो निकाल दो सर वहां पे। जैसे अगर हम बात करें यहां पे तो आपके सवाल में कहा जा रहा है कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में सर 288 मीटर की दूरी तय करता है। तो टी कितना हो गया चला 60 सेकंड और दूरी कितना है, तो सर जी दूरी है हमारा 288 मीटर। क्या पूछा जा रहा है, गति बोले तो स्पीड, अब ये ना पढ़े हो एस इक्वल टू क्या होगा डी बटा टी। तो सर ये 288 बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। और मेरे मित्र जब आप 288 डिवाइडेड 60 करेंगे तो 60 चौका क्या होगा, आप कहिएगा सर 240। और मेरे मित्र 8 में से 4 गया और फिर यहां पे 8, आप कहेंगे पॉइंट डालिए, फिर आपका यहां पे 0 आएगा और क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 8 है 48। तो मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं कि जो स्पीड हो जाएगी वो 4.8 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो सीखे हुए हैं उनके लिए तो बहुत इजी था। अब जो नहीं सीखे हुए हैं वो सोचेंगे कि गुरुजी कैसे फार्मूला का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो मेरे मित्र कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए सर, कहा जा रहा है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है और एक छोर से दूसरे छोर तक फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ में तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो मेरे मित्र पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किरण तैरने का कोशिश कैसे कर रही है। ध्यान दीजिए कि किरण जो तैर रही है उस पुल की लंबाई कितनी है, सर जी 90 मीटर। कितनी है 90 मीटर। अब मान लो कि किरण यहां से तैरते हुए सर गई एक छोर से इस छोर तक, तो एक बार में कितना कवर की, आप कहेंगे सर 90 मीटर। अब फिर ये यहां से यहां आई, फिर ये यहां से आई, सर कितना कवर किया, तो सर 90 मीटर। मेरे मित्र याद रखिए कि विस्थापन के केस में जब वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, मतलब ये पहले बार में क्या की चला, यहां से चलना प्रारंभ की और फिर इधर से चलते चलते सर रिटर्न कहां आ गई, यहीं पे आ गई। तो सर फर्स्ट केस में जो हमारा विस्थापन होगा वो क्या होगा, आप ये बताना हमें। विस्थापन जो होगा वो कहेंगे गुरुजी 0। क्यों, क्योंकि सर विस्थापन के केस में अगर वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, अगर वस्तु क्या करती है अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, तब जो टोटल विस्थापन होता है वो क्या हो जाता है, शून्य। और जो दूरी होगा आप कहेंगे दुगुना। तो एक फेरा लगाई सर एन से एन, तो कितना हो गया टोटल दूरी, आप कहेंगे दूरी तो 90 गुना 180 मीटर हो जाएगा, लेकिन विस्थापन 0 हो जाएगा। अब इतनों से नहीं मान रही है, ही क्या कर रही है कि सर फिर यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब फिर आई यहां पर और फिर मेरे मित्र ये रिटर्न यहां पे आ गई। तो इस बार भी क्या हुआ सर, सेकेंड केस में भी हमारा विस्थापन क्या हो गया, आप कहेंगे गुरुजी 0 हो गया। क्यों, क्योंकि सर 2 चक्कर पूरा करती है और दोनों चक्कर में वो प्रारंभिक बिंदु पर ही आ जाती है, तो विस्थापन तो 0 हो गया। लेकिन जो हमारा दूरी है तो आप कहेंगे सर 180 मीटर पहले केस में, 180 मीटर दूसरे केस में, तो ठीक है लिखा है 360 मीटर की दूरी तय करती है। लेकिन विस्थापन चला, आप कहिएगा सर विस्थापन दोनों केस में 0 है, तो बताओ औसत वेग जो कहा जा रहा है कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो विस्थापन में 0 है, तो आप क्या कहिए गुरुजी वेग तो 0 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, याद रखिएगा वेग समय ग्राफ कहा जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो ग्राफ वाली बात आ गई। मेरे मित्रों कोई बात नहीं हुई, ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग मोशन एंड टाइम से संबंधित ग्राफ की बात करते हैं तो हम लोग यहां पे मेनली रूप से जो ग्राफ पढ़ते हैं वो कौन कौन सा, तो पहला पढ़ते हैं स्पीड टाइम ग्राफ।
पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि दूसरा हम लोग नहीं, पहले हम डिस्टेंस पढ़ेंगे तब स्पीड, ताकि चीजें आपका क्लियर हो। पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, फिर हम लोग किसकी बात करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं, और फिर हम लोग किसकी बात करते हैं, याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। और मेरे मित्र इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। याद रखिएगा चिल्ला, याद रखिएगा कि जब हम लोग मोशन एंड टाइम के लिए ग्राफ की बात करते हैं तो सर ग्राफ तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सर समय को, यानी कि जो आपका कांस्टेंट चीज होगा वो आपका कहां पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे, और जो चीज बदल रहा होगा वो क्या होगा सर वाई एक्सिस पे। अब ध्यान देना, यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहलाएगा। तो अब हम यहां पे वेग लगा दें तो आप कहिएगा वेग समय ग्राफ, दूरी लिख दें तो दूरी समय ग्राफ, चाल लिख दें तो चाल समय ग्राफ, विस्थापन लिख दें तो विस्थापन समय ग्राफ। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये सभी ग्राफ हमें क्या बताते हैं, याद रखिए कि ये जो चला जी डिस्टेंस टाइम है, तो अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ रहता आप क्या निकालिएगा, अभी जस्ट हमने आपको बताया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो सर स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि सर जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये क्या देगा, आप सभी ध्यान में रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें वस्तु का स्पीड देगा। क्या देगा चला, स्पीड देगा। अब सवाल ये है कि सर ये स्पीड हम कैसे निकालेंगे, मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी कि दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है, दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसको बताता है, चाल को बताता है। जो हम लोग चाल ढाल कहते हैं ना, वो ढाल कहां है सर, तो सर दूरी समय ग्राफ, अगर मान लो कि यहां पे हम दूरी लिख दिए और चला अगर हमारा दूरी समय ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप स्पीड को बताएगा। तो दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड को बताएगा। स्पीड टाइम ग्राफ, आप कहेंगे सर स्पीड और टाइम मालूम है, तो हम कहेंगे दूरी बता सकते हैं इसके। तो स्पीड और टाइम ग्राफ से क्या निकाला जाता है, दूरी। कैसे, तो सर स्पीड टाइम ग्राफ का जो नीचे का क्षेत्रफल होता है वो दूरी को बताता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आप कहिए गुरुजी इससे वेग मालूम किया जाएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या वेग देगा, आप कहेंगे ढाल वेग देगा। जबकि मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल ये दो चीज देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या देगा, आप सभी ध्यान में रखना, सर विस्थापन देगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो चला जी स्लोप होगा यानी कि ढाल होगा वो क्या देगा, आप कहेंगे त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन देगा। तो ये चार ग्राफ आप सभी ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहरहाल अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। क्या मैंने बोला, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले दिए हुए डाटा को देखेंगे। यदि 5 सेकंड में, तो टाइम हमारा 5 सेकंड दे दिया है, कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर हो जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर हो जा रहा है। तो पहलू का वेग चला 5, यानी कि प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग सर 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या पूछा जा रहा है कि त्वरण क्या होगा, अभिनव फार्मूला देखें, a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी। अच्छा देख लीजिएगा जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा यूनिट समान है या नहीं, अगर नहीं होगा तो यूनिट समान करना होगा। क्या कहिएगा कि सर जी v जो है वो 10 होगा और u जो है वो 5 होगा, अब बटा समय आपका क्या है सर 5 सेकंड। तो आप कहेंगे कि सर ये 1 सेकंड जो है वो गलती लिखा गया है, प्रति सेकंड होगा यहाँ पे, ये 1 नहीं होगा यहाँ पे। तो 10 माइनस 5 बटा, आप कहेंगे सर 5 बटा 5, एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड नहीं होगा, 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड नहीं होगा सर। चौथे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या पूछा गया था, त्वरण a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी। अगला सवाल देख लो चेला, बड़ा ही सरल है कि m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि m1 द्रव्यमान का कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिस पे क्या किया जा रहा है चेला, तो 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। देखो चेला, अब यहां पे त्वरण के लिए आपको F इक्वल टू ma संबंधित भी फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इससे सवाल भी आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि त्वरण निकालना है तो त्वरण निकालने में आपको यह ध्यान में रखना होगा कि एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इक्वल टू ma
और मेरे मित्र यहां से हम A इक्वल टू क्या कह सकते हैं, आप सभी याद रखना F बटा M कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारा कोई M1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के टुकड़े पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा था। लीजिए चला जी, हम इस पर 5 न्यूटन का बल लगा दिए। अब 5 न्यूटन बल लगाने से इसमें त्वरण कितना हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हो रहा है। कह रहा है कि M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। मेरे मित्र बहुत ही आसानी से बनेगा। पहला केस में तो एकरा पर इतना बल लगाया जा रहा था तो ये त्वरण इतना ले आया। अब दूसरा जो M2 है चला, एकरो पर यह 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और इसमें त्वरण कितना का आ रहा है सर जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि अगर इस दोनों तख्ता को जोड़ दिया जाए, इस दोनों तख्ता को जोड़ दिया जाए यानी कि M1 प्लस M2 और इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो जो त्वरणमा होगा चला वो का होगा, यह बताना है आपको। बताइए ना बनेगा। आप कहिएगा कि गुरुजी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह करना होगा कि जो M1 और M2 है ये क्या है, तो कहिएगा कि A इक्वल टू F बटा M होता है सर। तो आपका जो M1 होगा वो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर 5 बटा 10 क्या हो जाएगा सर, सॉरी आपका A इक्वल टू F बटा M और M आपको निकालना है। तो चला जी M जो है वो क्या हो जाएगा, आप सभी याद रखना F बटा A होगा। हम ये बताना आपको भूल गए थे। तो F बटा A जब कहेंगे तो ये सर 5 बटा 10 आप क्या कहिएगा कि गुरुजी 0.5 केजी ये हो गया, यानी कि M1 कितना 0.5 केजी। अब यहां पे M2 फॉर्मूला तो वही लगेगा चला, कहिएगा 5 बटा 20 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 का 20, जो M2 है वो कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 0.25 केजी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.5 प्लस 0.25 दोनों मिल गया और इस पे 5 न्यूटन का बल लग गया। तो चला ये बताओ कि टोटल द्रव्यमान कितना हुआ, आप कहेंगे 0.75। क्या पूछा जा रहा है आपको, A इक्वल टू व्हाट, क्या है सर A इक्वल टू F बटा M। तो A इक्वल टू मेरे मित्र F तो आपका 5 न्यूटन रहेगा, काहे कि कह रहा है कि यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो समान बल 5 न्यूटन का ना लगेगा चला। तो आप कहेगा सर A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 बटा 0.75। चला जी ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में आपका 0 आ जाएगा। आप कहिएगा कि सर 150 500 हो जाएगा और जो हमारा 75 है ये 15 से कट जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर हम 5 से फिर काटे तो 20 पंच 100 और फिर क्या कहिएगा कि सर ये 5 तिया 15 हो जाएगा और मेरे मित्र 20 बटा 3 हो गया। तो 20 बटा 3 को अगर आप 3 छा के 18 फिर 3 छा के 18, सर सही आंसर 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप कह सकते हैं 20 बटा 3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो। क्या कहिएगा सर ये तो 3 छा के 18 होगा, 2 बचेगा, फिर पॉइंट डालेंगे, फिर हमारा 3 छा के 18 लगेगा, चलते जाएगा तो उसको हम लोग 6.67 अप्रोक्स मान सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, ये मेरे मित्र 6 गलत है, लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि A इक्वल टू F बटा M होता है, आपका बल 21 न्यूटन है और द्रव्यमान कितना है 3, तो 3 सतह 21, इस सीधे कितना हो गया चला, आप कहेंगे सर 7 न्यूटन। यहां पे त्वरण पूछा जा रहा है ना, तो A इक्वल टू आपका F इक्वल टू MA है तो A इक्वल टू F बाय M होगा, ठीक है। और 21 न्यूटन बल है और सर मास जो है वो 3 किलोग्राम है, तो वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा मेरे मित्र 7 न्यूटन हम क्यों लिख रहे हैं यार, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करें। याद रखिएगा कि 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर होता है, तो टाइम का यूनिट सेकंड में दिया गया है और आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक वेग किलोमीटर पर आवर और अंतिम वेग किलोमीटर पर आवर। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। जैसे u इक्वल टू आपका कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करिएगा 5 बटा 18 से गुना कीजिएगा। तो सर 5 बटा 18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड। अब v जो है वो कितना है 36 किलोमीटर पर आवर मेरे मित्र। अब इसको अगर हम
5/18 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 18 दूना 36, ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा जा रहा है कि अगर t हमारा 5 सेकेंड हो तो a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होगा। चला v 10 u 5, 10 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5। सर 5/5 क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि यहां पे 1 मीटर और s टू दी पावर माइनस 2 जो लिखा हुआ है, तो मेरे मित्र जब हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं और इसी को अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर हम ये बटा हटा देना चाहें तो क्या हम इसको 1 और मीटर s टू दी पावर माइनस 2 ना लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये यूनिट का भी ख्याल रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोले को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका डैश समान होगा। मेरे मित्र सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लोहे का गोले का जो व्यास है वो 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। मतलब क्या हुआ मेरे मित्र, एक लोहा का गोला है और साथ ही साथ एक एल्युमिनियम का गोला है, दोनों का व्यास समान है, बस मास क्या है सर, अलग अलग है। एक का 30 केजी और एक का 10.5 केजी। कह रहा है कि दोनों गोले को चट्टान से एक साथ नीचे गिराया जा रहा है, यानी कि दोनों को एक साथ नीचे गिराया जा रहा है। तो पृथ्वी से 10 मीटर की दूरी पर इसमें क्या समान होगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी पृथ्वी पर अगर कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो उसका जो त्वरण होता है वो क्या होगा, समान होगा। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। क्यों, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को समान त्वरण से अपनी ओर खींचती है। तो आपसे जो ये कहा जा रहा है कि 30 केजी और 10.5 केजी का दो बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जो जी का मान होगा, जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ध्यान में रखेंगे कि जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, वो क्या होगा, आप कहेंगे सर समान होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब वो भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका डैश समान होगा, आप कहेंगे सर त्वरण समान होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, जैसे ही क्वेश्चन में स्थिर अवस्था की बात की जाए ना, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रारंभिक वेग 0 है। और जब आपके क्वेश्चन में स्थिर अवस्था या प्रारंभिक वेग की चर्चा ना किया हुआ रहे तो भी आप क्या मानेंगे, प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि स्थिर अवस्था कह रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया। अब कह रहा है कि 0 से स्टार्ट किया और 10 सेकेंड बोले तो चला t इक्वल टू हमारा 10 सेकेंड और अंतिम वेग इसका 20 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो कार का त्वरण नहीं बताओगे, चला क्या कहोगे कि सर चूंकि जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है तो हम सीधे कहेंगे कि सर a इक्वल टू v बटा टी हो जाएगा। अब 20/10 क्या कहोगे, गुरुजी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। अचल स्थिति मतलब स्टेशनरी पोजीशन। तो आप कहेंगे सर यहां पे भी सोनी का वेग क्या होगा, प्रारंभिक 0। क्या कर रही है सर, 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर ले रही है। तब पूछा जा रहा है त्वरण बताइए। ये इक्वल टू, अब तो आप सीधे कहेंगे v बटा टी क्या है, तो गुरुजी v माइनस यू करेंगे तो u तो 0 है, तब v में से हम 0 घटाइए लेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू v बाई टी लिख देते हैं। अब ये 60/30 चला, क्या कहोगे गुरुजी ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ध्यान दीजिएगा यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है, दूरी, संवेग, त्वरण, बल। ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। अभी हमने आपको बताया है कि वेग समय ग्राफ का स्लोप, वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होगा चला, यानी कि ये जो ढाल है ये क्या बताएगा, आप कहिएगा गुरुजी ये तो त्वरण बताएगा। क्या बताएगा, त्वरण बताएगा। जबकि इसके नीचे का क्षेत्रफल आप कहेंगे सर विस्थापन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।
मित्र हैरान मत होइए, हम लोग को अब क्या लगाना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। आप कहेंगे कैसे समझ गए, कह रहा स्थिर अवस्था से तब प्रारंभिक वेग क्या होगा, आप कहेगा सर जी 0, u इक्वल टू 0। कह रहा है कि सीधी रेखा में चल रही है जिसका त्वरण कितना है चला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कह रहा है कि 8 सेकेंड तक गति करती है। लो समय भी दे दिया। अब पूछ रहा है कि कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि s इक्वल टू व्हाट। बताइए ना बनेगा, आप कहेंगे आसानी से बनेगा, और हमको मालूम है अभी आप बताए हैं कि अगर प्रारंभिक वेग 0 हो तो जो गति का दूसरा समीकरण है चला, चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो यहां पे हमें लिखना जरूरी है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब आप समझ चुके हैं तो आप कहेंगे प्रारंभिक वेग गुरुजी 0, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ये फॉर्मूला होगा वो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कितनी दूरी कवर की, तो हाफ ए हमारा कितना है सर जी 3, और टाइम कितना है सर जी 8 का स्क्वायर होगा, चला जी हाफ इंटू 3 इंटू 64, ये लो 32 दूना 64, 32 तिया 96 मीटर क्या होगा सर, सही आंसर होगा। तो मेरे मित्र अगर आपको फॉर्मूला मालूम है और क्वेश्चन में दिए हुए डाटा को आप पिक कर पा रहे हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस तरह आप हलवा देख रहे हो सर इसी तरह के होंगे, चाहे उसका लेवल कैसा भी हो। और यकीन मानिए अगर आप द लॉजिकल साइंस परिवार के साथ जुड़े रहे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको साइंस न्यूमेरिकल में किसी तरह की कोई कठिनाई आने वाली है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। क्या कहोगे सर, विरामावस्था कहा जा रहा है, तो चला जी u इक्वल टू 0 हो गया। 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान हो रही है तो ए हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब समय कितना ले रहा है सर जी 4 सेकंड। पूछा जा रहा है कि 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, नहीं बनेगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी हम लोग को मालूम है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। जब हमारा चूंकि प्रारंभिक वेग क्या है 0, इसीलिए हम कहेंगे कि सर ये v इक्वल टू ए टी हो जाएगा। अब देखिए a भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, 4 दूना 8 मीटर पर सेकंड, देख लो चला सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला मालूम है तो सारा चीज आसान है। तो हम लोग कहेंगे सर v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, अब आप गुना कर लो 8 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल देख लो चला, क्वेश्चन नंबर 14 की एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से फेनो विश्रामावस्था कहा जा रहा है, कहिएगा प्रारंभिक वेग 0, 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर बराबर हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। अब बहुत सारे मित्र हड़बड़ा जाएंगे, लेकिन हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो डाटा को लिखना होगा। विश्रामावस्था से कह रहा है चला देख लो, तो आपका यह प्रारंभिक वेग तो गुरुजी 0 हो जाएगा। अच्छा टाइम दिया हुआ है कितना 5 मिनट, चला अगर सेकेंड में बदल ले कितना, तो आप कहेगा 60 पंच 300 सेकेंड हो जाएगा। गुरुजी कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। उसकी गति 90 किलोमीटर बराबर हो जाती है 5 मिनट में, तो चला जी इसका जो वेग है वो 90 किलोमीटर बराबर है। तो आप कहेगा सर एकरो तो हमारा मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, बिल्कुल चेंज करना होगा। 18 पंच 90 और ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि यह मान लीजिए कि त्वरण समान है तो तय की गई दूरी, अब तय की गई दूरी जो निकलेगा वो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकलेगा। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकलेगा। आप कहेंगे प्रारंभिक वेग 0 है तो सर s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन त्वरण मालूम रहे तब ना, त्वरण तो मालूम ही नहीं है। क्या कहोगे कि गुरुजी ना मालूम है तो निकाल लेंगे, काहे कि वेग जो है वो 0 से 25 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी। तो हमारा जो वेग होगा वो 25 माइनस 0 और बटा समय हमारा 300 सेकेंड है। तो लीजिए ना चला a इक्वल टू कितना हो गया 25 बटा 300 हो गया। कोई दिक्कत है, आप कहिएगा नहीं। तय की गई दूरी पूछा जा रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो आप कहिएगा सर चूंकि प्रारंभिक वेग 0 है, चूंकि u इक्वल टू 0, इसीलिए s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर से s तो क्या होगा, आप कहेंगे हाफ, सर त्वरण है 25 बटा 300 गुना t का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब मेरे मित्र जो आपका समय है इसका गुना करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 900 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा जब ये 900 होगा तो ये 00 इसको प्यार से काट देगा चला, और ये क्या हो जाएगा, तो आप सॉरी 300, ये 900 नहीं होगा, 900 नहीं होगा, 300 का स्क्वायर करेंगे तो सर 3 तिया 9 और इस पे तो 4 गुना 0 आएगा चिल्ला। अब ये 2 0 एक प्यार से कैंसिल हो जाएगा। क्या कहोगे कि सर ये 300 तिया 900 होगा
और 25 तिया 7500, 7500 बटा क्या होगा, आप कहेंगे 2। मेरे मित्र जब आप इसको काटेंगे तो आप कहिएगा सर ये हो जाएगा 3750 मीटर, 3750 मीटर। आंसर दिया हुआ है किस में, किलोमीटर में। तो चला 3750 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो आप 1000 से डिवाइड ना कीजिएगा, तो एकरा हम 3.75 किलोमीटर लिख दे तो कोनो दिक्कत, आप कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। कुछ नहीं किया है हमने, बस जो फॉर्मूला था उसी को यहां पे सर रख दिया है और आंसर आपके सामने है। अगला सवाल और लास्ट सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से, फेनो स्थिर स्थिति से कह रहा है, प्रारंभिक वेग 0 कहिएगा, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से हस्तांतरित है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। बहुत ही सरल सा सवाल है। क्या कहोगे कि गुरुजी वस्तु चूंकि स्थिर स्थिति से चल रही है तो u हमारा क्या होगा, आप कहिएगा 0। अब एक्सेलरेशन क्या है सर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि t इक्वल टू अगर 8 सेकंड समय ले तो 8 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा। मेरे मित्र अगर आप सभी ने इस सेशन में कुछ भी सीखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। बहुत ही सरल सा सवाल है। और मेरे मित्र आज के इस सेशन को इसी होमवर्क क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। और साथ ही आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी देना था कि अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके अपने साइंस को नए पैटर्न के साथ तैयार करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन लाइव बैच में। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा अगर आपको साइंस और बेसिक साइंस दोनों एक ही साथ करना है और वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो मेरे मित्र आप सभी जुड़ सकते हैं साइंस और बेसिक साइंस एंड एडी एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान में रखिएगा कि ये बैच आपको रिकॉर्डेड भी लेगी। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम 40 नंबर का तैयारी सर आपके साथ करें, यानी कि बीएसईडी सिर्फ हम आपसे पढ़ें, तो मेरे मित्र आप हमारे बीएसईडी के रिकॉर्डेड सेशन में भी जुड़ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये सभी कोर्स आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। और कोर्स से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आप 9065970477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।